नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम पढ़ेंगे आर्ट्स एंड कल्चर की एक और क्लास, जिसमें हम थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता से आगे बढ़ेंगे और मृदभांड सीखेंगे। मृदभांड परंपरा क्या है? मृदभांड वैसे बर्तन को कहते हैं। मृद यानी मिट्टी और भांड मतलब बर्तन। तो मिट्टी के बर्तनों की जो परंपरा थी, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं संस्कृति के बारे में और इतिहास के समयकाल के बारे में। तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में ख़त्म किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, वहाँ तक हमारी लास्ट क्लास हुई थी। तो इससे आगे बढ़ जाते हैं आज और मृदभांड पे आ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ से मृदभांड हमारा आज स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको पहले एक मोटे तौर पे आपको समझा देती हूँ कि मृदभांड परंपरा स्टार्ट कैसे होती है। ये सिंधु घाटी से पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। तब सबसे पहला जो बर्तन इस्तेमाल हुआ था वो था OCP। इसको बोलते हैं ऑकर्ड कलर पोर्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं गैरिक मृदभांड। उसके बाद स्टार्ट हुआ था फिर BRW, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में इस्तेमाल किया गया था सबसे अधिक। इसको बोलते हैं ब्लैक रेड वेयर यानी काले लाल मृदभांड। और इसके बाद फिर आया था PGW पेंटेड ग्रे वेयर, जिसको कहते थे चित्रित धूसर मृदभांड। और सबसे एंड में जिस टाइम मौर्य काल आता है तब स्टार्ट हुआ था NBPW नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो जो ये OCP है, इसको वैदिक काल में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का समय है। लेकिन इन्वेंशन इसका पहले ही हो चुका था। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि OCP पहले इस्तेमाल किया था या बाद में। तो इसका इन्वेंशन पहले हो गया था, लेकिन ये इस्तेमाल किया था BRW के बाद में और वैदिक काल में। और वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 तो है वैदिक, और उसके बाद है 1000 से 600 या 500, कोई 500 कोई 600, आपकी मर्जी है। वैसे लगभग इतना ये है उत्तर वैदिक। 100 लिख दिया मैंने, उत्तर वैदिक। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड था OCP के सबसे अधिक इस्तेमाल होने का। आगे बढ़ते हैं, क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस बारे में। उत्खनन स्थलों से मिले मृदभांडों को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: सादे मृदभांड और चित्रित मृदभांड। चित्रित मृदभांडों को लाल और काले मृदभांडों के रूप में भी जाना जाता है, जिसे BRW कहते हैं, क्योंकि इसमें पृष्ठभूमि को रंगने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता था और चमकदार काले रंग का प्रयोग लाल पृष्ठभूमि पर डिजाइन और आकृतियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उन डिजाइनों में क्या क्या शामिल था? वृक्ष, पक्षी, पशुओं की आकृतियां और ज्यामितीय प्रतिरूप चित्रों के आवर्ती विषय थे। तो जो भी उस समय जिस तरह के भी वृक्ष होते होंगे, वैसे उस पर डिजाइन बने हुए हैं और पक्षी और पशुओं की आकृतियां बनाई हुई है। बस वो उनके प्रकृति से कांटेक्ट में रहने का भी हमें एक आइडिया देते हैं। और बाकी वो कितने कंठस्थ थे किस चीज़ को, बर्तन को बनाने में, उनके बर्तन को देखकर, उनकी आकृतियों को देखकर हमें पता लगता है कि वो काफ़ी अच्छे बर्तन उस टाइम बना लेते थे, स्टोर करते थे उसमें सामान। और मैं उसके आपको एक एग्जांपल अभी शो करूँगी। पाए गए अधिकांश मृदभांड चाक पर बनाए गए अति उत्तम मृदभांड हैं। चाक पर ये बनाए गए थे। इसके साथ ही कुछ हाथ से भी बने थे। रंग बिरंगे मृदभांडों के भी कुछ उदाहरण मिले हैं, हालांकि ये बहुत ही दुर्लभ हैं। मृदभांडों का उपयोग 3 मुख्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था। वो क्या क्या है? सादे मृदभांड का मुख्य रूप से उपयोग अनाज और पानी के भंडारण आदि जैसे घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता था। सेकंड काइंड है छोटे पात्रों, सामान्यतः आकार में आधे इंच से भी कम, का सजावटी प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता था। इन्हें इतने अद्भुत ढंग से तैयार किया जाता था कि ये आज भी प्रभावशाली दिखते हैं। तल में बड़े छेद और बगल में छोटे छेद वाले कुछ छिद्रित मृदभांड, जैसे कि ये है, ऐसे भी होते थे। संभवतः इनका उपयोग शराब टपकाने के लिए किया जाता था। ये एक तरह से वैसे फिल्टर का काम करते थे। इसमें अगर कुछ हम ये डालते थे उस टाइम पे, तो ये फिल्टर का काम करते थे। ये छिद्र में से निकाल निकाल के इसको, पानी को या शराब को फिल्टर कर लेते थे। तो इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता था। और ये डिज़ाइन, ये डेकोरेशन वाला है। ये वाला मृदभांड जो है, ये डेकोरेटिव मृदभांड, आप देख सकते हैं इसमें कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं, तो ये डेकोरेशन के काम आते थे।
भारतीय वास्तुकला मूर्तिकला मृदभांड का अगला जो चैप्टर है वो है हड़प्पाई लोगों के आभूषण। किस तरह के वो आभूषणों का इस्तेमाल करते थे, तो देख लेते हैं इस बारे में भी। हड़प्पाई लोग आभूषण बनाने के लिए मूल्यवान धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डियों और यहाँ तक कि पकी हुई मिट्टी जैसी विविधतापूर्ण सामग्री का उपयोग करते थे। आप देख सकते हैं कितनी तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, धातु, रत्न और यहाँ तक कि मिट्टी का भी इस्तेमाल करते थे आभूषण बनाने के लिए। आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं, ये आज भी रेलेवेंट है। ये इस तरह के डिज़ाइन बहुत मिलते हैं आज भी देखने के लिए। तो टाइम जो है बस वो रिपीट होता है, चाहे वो फैशन है कुछ भी है, कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों कंठाहार, पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठियां जैसे आभूषण पहनते थे। तो ये जो उनकी ज्वेलरी थी ये सेम थी दोनों की। करधनी, झुमके और पायल केवल महिलाएं ही पहनती थी। ये पर्टिकुलर फीमेल के लिए था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कॉर्नलियन, नीलम, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट आदि से बने हुए मन के भी काफ़ी लोकप्रिय थे और बड़े पैमाने पर इनका निर्माण किया जाता था। ये बात चहूदड़ो और लोथल से प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ पर मन के बनाने की फैक्ट्री और आभूषण बनाने के कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो ये दोनों उनके जो प्लेस थे ये इसीलिए जाने जाते हैं। कपड़ों के लिए हड़प्पाई लोग कपास और ऊन का प्रयोग करते थे, ठीक है, कपास और ऊन का प्रयोग करते थे। इन्हें अमीरों और गरीबों द्वारा समान रूप से काता जाता था, मतलब दोनों ही तरह के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तकुआ और घिरनी जो है ये सूत काटने के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे चरखा है। तो ये दो तरह से बनाए जाते थे। महंगी कांचा फायंस, तो ये एक महंगी धातु होती थी उस टाइम, ठीक है, और इसके साथ साथ सस्ती मिट्टी से भी बनाए जाते थे। तो जो अमीर तबका होगा, अमीर वर्ग होगा, वो इस महंगी धातु का इस्तेमाल करते होंगे, और जो थोड़ा निचला वर्ग था वो सस्ती मिट्टी से अपने तकवे और घिरनी का इस्तेमाल करते थे, बनाते थे। साथ ही बाल और दाढ़ी की विभिन्न शैलियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के लोग फैशन के प्रति भी सजग थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मॉडर्न इनका जो दाढ़ी का डिज़ाइन है, बेयर्ड है, वो कितनी मॉडर्न है। यही वो पुजारी की मूर्ति है जिसकी मैं बात कर रही थी कि मैं थोड़ी देर बाद उसको शो करूँगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकारों और मूर्तिकारों ने स्थापत्य कला और मूर्तिकला के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की थी। वेल डेवलप ये सोसाइटी थी पूरी, सभ्यता इसे इसीलिए कहते हैं। काफ़ी मॉडर्न थे, हर चीज़ की इन्हें नॉलेज थी, तो फैशन भी ईजाद करना एक स्वाभाविक सी बात है। वैज्ञानिक नगर योजना से लेकर कलात्मक आकृतियों के रूप में इस प्राचीन सभ्यता ने कौशल और शिल्पकारिता की विरासत अपने पीछे छोड़ी है, ठीक है। दाढ़ी वाले पुजारी की अर्ध प्रतिमा, मतलब ये सिर्फ इतनी ही मिली है, इनके सीने तक की ये प्रतिमा है, इससे नीचे का पार्ट जो है वो नहीं मिला है, शरीर का ऊपरी हिस्सा मिला है केवल। सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली पाषाण मूर्तियों के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। और ये जो इनके इस पे शॉल पर डिज़ाइन बने हैं, शॉल से ही आइडिया लगाया था कि ये लोग ऊन का इस्तेमाल करते थे। ये तीपतिया शैली बोली जाती है, यानी इस पे इस तरह का जो डिज़ाइन है 3 पत्तियों वाला, इसको तीपतिया शैली कहते हैं। तो ये वो पुजारी की मूर्ति है जिससे अंदाज़ा लगाया था कि ये लोग पूजा पाठ भी अच्छी करते थे, उसमें अच्छे खासे इन्वॉल्व थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली पाषाण मूर्तियों के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। और आधी आंखें लंबी है इनकी, जो इनका मतलब फेस की आकृति है उसके बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ डिटेल में, कि जो इनकी आंखें हैं वो काफ़ी लंबी हैं। फेस कट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह की इनकी आंखें यहाँ बनी हुई हैं, और आधी बंद हैं, जैसे ये ध्यान लगा रहे हो, जैसे कि ये ध्यान मुद्रा में बैठे हो। इस मूर्ति के दाहिने हाथ पर एक बाजूबंद और सिर पर सादी बुनी हुई पट्टिका है। यहाँ पर ये स्क्रीन पे आपको शायद थोड़ी बहुत अच्छे शो नहीं हो रही है, यहाँ पे इस तरह की पट्टिका बनी हुई है, ठीक है। तो फैशन को आप देख सकते हैं शॉल से, और ये यहाँ पे इनका ये बंधा हुआ है, जिसको बेसिकली कुछ लोग ये कहते हैं कि तंत्र विद्या से जुड़े हुए होंगे, और ये इनका जो कुछ यूनानी टच है यहाँ पे, जो ये सर पे ऐसे बांधते थे, ठीक है। पुरुष धड़ की लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति पाषाण मूर्ति कला का एक और नमूना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका जो हेड है वो मिसिंग है, इनके बाजू भी मिसिंग है, लेकिन सिर्फ इतनी बॉडी इससे मिली हुई है सिंधु घाटी से। धड़ की दिशा आगे की ओर है, इसके कंधे अच्छी तरह से पके हुए हैं और पेट निकला हुआ है। संभवतः सिर और भुजाओं को जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में सॉकेट छिद्र है, यानी यहाँ पर जोड़ लगाकर अलग से जो बाजू जोड़ी जाती थी, इस तरह की मूर्ति बनाई हुई है।
अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मौर्य कला। आज इस क्लास को अभी यहीं ख़त्म कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस, बाय बाय, टेक केयर।